वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के सेशन के अंतर्गत जो हम लोग ऑनलाइन करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे तो उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया 13वें ASEM शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का संबोधन। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13वें ASEM शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का संबोधन किया। यह कितने दिवसीय सम्मेलन था? तो यह जो सम्मेलन था यह 2 दिवसीय सम्मेलन था। याद रखेंगे कि यह जो सम्मेलन था यह 2 दिवसीय सम्मेलन था। ASEM शिखर सम्मेलन के 13वें जो संस्करण हुआ 2021 में, उसका थीम या विषय क्या रहा? तो थीम या विषय रहा साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो ASEM शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण की थीम या विषय रहा साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 13वें ASEM शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र का संबोधन किया, जो कि एक 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन की थीम क्या रही? तो साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अगला करंट अफेयर्स है, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचेगा भारत। तो वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक क्या पहुंचेगा? भारत पहुंचेगा 2070 तक। इसके लिए घोषणा कब हुई? तो इसके लिए घोषणा 25 नवंबर 2021 को हुई। तो इसकी घोषणा 25 नवंबर 2021 को हुई। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। तो इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। तो अगला करंट अफेयर्स है कि संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे 2021 मना। तो वर्ष 2021 में 26 नवंबर 2021 को भारत के संविधान दिवस को मनाया गया। तो अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का कारण क्या था? तो याद रखेंगे कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस? संविधान दिवस। इस दिवस को मनाने का कारण था कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो भारतीय संविधान था वह बनकर पटल पर तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसी कारण इस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2015 को पहली बार इस दिवस को 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त कर दिया। कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी का एक विधेयक पारित हुआ था, जिसमें 3 राजधानी बताया गया था आंध्र प्रदेश, जिसमें अमरावती को विधायिका की राजधानी बनाई गई थी और कुल्लूर को न्यायिक राजधानी बनाई गई थी, जबकि हैदराबाद को कार्यपालक राजधानी बनाई गई थी। तो अमरावती जो कि विधायिक राजधानी बनाई गई थी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाई गई थी और हैदराबाद को कार्यपालक राजधानी। लेकिन अब केवल एक ही राजधानी रहेगी, अमरावती। केवल कौन राजधानी रहेगी? तो अमरावती। अगला करंट अफेयर्स है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 25 नवंबर 2021 को। तो यह दिवस 25 नवंबर 2021 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य था? तो महिलाओं को उनके घरेलू हिंसा या अन्य उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करना। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को उनके घरेलू हिंसा या अन्य उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करना। अगला करंट अफेयर्स है, जो बिडेन प्रशासन ने, जो बिडेन कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो जो बिडेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया, जो 9 और 10 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ। तो 9 और 10 दिसंबर को आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में अमेरिका ने ताइवान को भी आमंत्रित किया। कुल कितने देशों को आमंत्रित किया अमेरिका ने? 110 देशों को। तो अमेरिका ने कुल 110 देशों को आमंत्रित किया, लेकिन अमेरिका ने रूस और चीन को शामिल नहीं किया, अर्थात इस शिखर सम्मेलन में रूस और चीन शामिल नहीं हुए, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अर्थात यह वायु गुणवत्ता सूचकांक था। याद रखेंगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक। AQI का रेंज कितना है? तो 0 से लेके 500, 0 से लेके 500। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 46 शहर शामिल हैं और पूरे 10 शहरों, शीर्ष 10 शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं। तो इस सूचकांक के अनुसार दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में अकेले भारत के 46 शहर शामिल हैं, जिसमें शीर्ष के 10 प्रदूषित शहरों में 9 शहर भारत के ही हैं। AQI एक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है, जिसका रेंज कितना है? तो 0 से लेकर 500। इन मौतों में कितने बच्चों शामिल हैं? तो याद रखेंगे 6 लाख बच्चे। तो इन 70 लाख में 6 लाख बच्चे ही केवल हैं। तो याद रखेंगे 70 लाख लोगों की जो मृत्यु होती है उसमें 6 लाख तो केवल बच्चे ही शामिल हैं। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच अर्थात ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति प्रदान की है। तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच अर्थात ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए। इसके लिए इनके बीच जो समझौता हुआ उसकी शुरुआत कब हुई? तो इस समझौते की शुरुआत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हुआ। याद रखेंगे, इस समझौते की शुरुआत अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हुआ। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक एक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम नामक एक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यह जो हस्ताक्षर हुआ
किन के बीच किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और ब्रिटिश और अमेरिकी राजनयिकों के बीच यह सौदा हुआ। याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो पीटर डटन, जबकि ब्रिटिश और अमेरिकी राजनयिकों के बीच यह सौदा हुआ। तीनों देशों के बीच संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। तो यह जो सौदा हुआ, यह जो समझौता हुआ, तीनों देशों के बीच संवेदनशील नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकॉनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि चीन ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से गाओफेन 11 का तीसरा संस्करण, जो कि एक रिकॉनिसेंस उपग्रह है। इसकी खासियत क्या है? तो गाओफेन 11 जो है, गाओफेन 1103 में ऑप्टिकल रिजोल्यूशन है। तो इसमें ऑप्टिकल रिजोल्यूशन है, साथ ही साथ यह इसमें विशिष्ट उपग्रह भी शामिल है। तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन के साथ इसमें विशिष्ट उपग्रह शामिल है। यह वर्ष 2021 में चीन का 44वां लॉन्च है। तो वर्ष 2021 में चीन के द्वारा लॉन्च किया गया यह 44वां उपग्रह है। गाओफेन 11 जो है उपग्रह का तीसरा संस्करण है। तो यह जो लॉन्चिंग किया गया, यह गाओफेन 11 का तीसरा संस्करण है। पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में, जबकि दूसरी बार 2020 में लॉन्च किया गया था। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना की बढ़ी ताकत। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी क्यों? क्योंकि फ्रांस से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान की प्राप्ति हुई। तो भारतीय सेना की बढ़ी ताकत क्योंकि फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। यह विमान कैसा है? तो इस सेकेंड हैंड है। यह विमान सेकेंड हैंड है। फिर यह किस एयरबेस पर पहुंचा? तो यह ग्वालियर के एयरबेस पर पहुंचा। याद रखेंगे, यह विमान ग्वालियर के एयरबेस पर पहुंचा। अगला, साथ ही साथ इसमें एक और फैक्ट है कि भारत के पास लगभग 51 मिराज विमान क्या हो चुके हैं? तो अब हो चुके हैं, जिसमें 3 स्क्वाड्रन बने हैं और सभी की तैनाती ग्वालियर वायु सेना स्टेशन पर है। तो भारत के पास लगभग जो है 51 मिराज विमान है, जिसमें 3 स्क्वाड्रन बने हैं और सभी की तैनाती ग्वालियर के वायुसेना स्टेशन पर है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बने। मुकेश अंबानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो पूछा जाता है कि एशिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? तो उनका नाम है गौतम अडानी। उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा? तो मुकेश अंबानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौतम अडानी कौन है? तो ये अडानी समूह के संस्थापक और इसके अध्यक्ष हैं। तो गौतम अडानी अडानी समूह के संस्थापक और इस अडानी समूह के अध्यक्ष भी हैं। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है, उस 18 मार्च 2020 को गौतम अडानी की जो संपत्ति थी वह 4.91 अरब डॉलर थी। याद रखेंगे, 4.91 अरब डॉलर। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत। नौसेना में शामिल हुआ INS बेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की यह एक पनडुब्बी है। फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको क्या किया है? ने बनाया है। तो याद रखेंगे, यह INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा निर्माण किया गया है।
इसमें कुल कितने कब शामिल हुआ, याद रखेंगे इसे कब शामिल किया गया, तो 25 नवंबर 2021 को, इसे 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया। और कहाँ पर यह शामिल किया गया, तो मुंबई के मझगांव डॉक पर, मुंबई के मझगांव डॉक पर इसे शामिल किया गया। उसके बाद किसके द्वारा यह निर्माण किया गया, तो यह किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो यह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आईएनएस जो बेला है वह आईएनएस बेला कलवरी क्लास की चौथी पनडुब्बी थी। तो आईएनएस बेला कलवरी क्लास की चौथी पनडुब्बी थी। यह जो आईएनएस बेला है वह 75 मीटर लंबा, 1615 टन वजनदार और 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र में तय करने में सक्षम है। तो आईएनएस बेला कलवरी क्लास की चौथी पनडुब्बी है जिसकी लंबाई 75 मीटर है। इसका वजन 1615 टन है और यह 1020 किलोमीटर की दूरी समुद्र में तय करने में सक्षम है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो टंटिया मामा रेलवे स्टेशन रख दिया। यह पाताल पानी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो टंटिया मामा रेलवे स्टेशन, जो कि इंदौर में पड़ता है। यह टंटिया मामा जो रेलवे स्टेशन है यह 53 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। टंटिया क्या थे, तो भील जाति के ये आदिवासी थे। तो टंटिया कौन थे, तो भील जाति के आदिवासी थे। इनका जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील में 1842 ईस्वी में हुआ था। तो टंटिया भील का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील में 1842 ईस्वी में हुआ था। टंटिया भील के पिता भाऊ सिंह ने टंटिया को लाठी और तीर कमान चलाने का गुण सिखाया था। तो टंटिया भील के पिता भाऊ सिंह ने टंटिया को लाठी और तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया था। अगला करंट अफेयर्स है कि सूडान में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया, तो बीएस मुबारक को। तो याद रखेंगे कि सूडान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, तो बीएस मुबारक। बीएस मुबारक जो है राजदूत बनने से पहले कौन से पद पर थे, तो ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत थे। तो याद रखेंगे कि ये जो बीएस मुबारक हैं ये सूडान में भारत के राजदूत बनने से पहले ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत थे। ये 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला करंट अफेयर्स है नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन LCRD 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। यह परीक्षण कम से कम 2 साल के लिए किया गया। तो नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन LCRD 4 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। यह परीक्षण कम से कम 2 साल के लिए लॉन्च हुआ। किस मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया, तो रक्षा विभाग के द्वारा स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 अर्थात STPSat-6 के मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया। रक्षा विभाग के द्वारा स्पेस टेस्ट प्रोग्राम सैटेलाइट 6 STPSat-6 के तहत इसे लॉन्च किया गया। किस रॉकेट पर इसे लॉन्च किया गया, तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट के द्वारा इस पे लॉन्च किया गया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा के
केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया। तो इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। 22,236 मील की दूरी पर यह भू समकालिक कक्षा की यात्रा करेगा। तो 22,236 मील की दूरी पर यह भू समकालिक कक्षा की यात्रा करेगा। इस योजना को मंजूरी कब मिली? तो वर्ष 2011 में। वर्ष 2011 में ही इस योजना को मंजूरी मिली थी। इससे क्या क्या लाभ मिलेगा? तो आर्टेमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन जो 2025 में लॉन्च होगा। तो इससे लाभ होगा कि आर्टेमिस मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन जो 2025 में लॉन्च होने वाला था, तो उससे यह फायदा मिलेगा। यह 2020 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन एक साल के बाद यह लॉन्च किया गया। यह पिछले साल ही लॉन्च होने वाला था, वर्ष 2020 में ही। अगला करंट अफेयर्स है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत किसे बनाया? तो मसूद खान को। तो पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत मसूद खान को बनाने की घोषणा की है। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत कौन बने? मसूद खान। अगला करंट अफेयर्स है, आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार किसे मिला? तो तेलंगाना को। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार तेलंगाना को मिला। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार किसे मिला? तो ओडिशा के बालासोर को। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार ओडिशा के बालासोर को मिला। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट को। तो अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मध्य प्रदेश के बालाघाट को मिला। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो त्रिपुरा को मिला। तो सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला? तो असम के बोगाईगांव को। तो सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार असम के बोगाईगांव को मिला। अगला करंट अफेयर्स है कि यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के साथ जॉर्डन और इजराइल ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई है। इस समझौते के तहत हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर काफ़ी जोर दिया गया। तो यूएई के साथ जॉर्डन और इजराइल ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर अपनी सहमति जताई। इस समझौते के तहत हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर काफ़ी जोर दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की क्या क्या खासियत है? तो दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना के तहत 3 दिसंबर 2021 को 1000 लोगों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू किया गया, जिसमें 3 दिसंबर 2021 को 1000 लोगों का पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। यह योजना जितने सारे तीर्थ हैं उनको मुफ्त में यात्रा करने के लिए चलाया गया है। दिल्ली सरकार के तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो कमल बंसल। तो याद रखेंगे कि दिल्ली सरकार के तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल हैं। यह जो यात्रा था यह पहला यात्रा जत्था था। तो यह यात्रा पहला यात्रा जत्था था। इस योजना के तहत कुल 13 तीर्थ यात्रा होंगे। इस योजना के तहत कुल 13 तीर्थ यात्रा होंगे। इस योजना की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 2018 से।
तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 से हुई। अगला करंट अफेयर्स है, गलवान नायक कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे कि गलवान घाटी में जो लड़ाई हुआ था तो उसके नायक थे संतोष बाबू, तो उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू ने 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा सातिर हमले का विरोध करते हुए अपने चौकसी पॉइंट पर अपना जीवन बलिदान दे दिया था। तो कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू ने वर्ष 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा एक सातिर हमले का विरोध करते हुए अपनी चौकसी पॉइंट पर अपना जीवन बलिदान दे दिया था। किस ऑपरेशन में इनकी मौत हो गई थी? तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। तो इनकी मौत जिस ऑपरेशन में हुई थी उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। वीर चक्र का पुरस्कार किसे मिला? तो नायब सूबेदार नुदरम सोरेन को, हवलदार के पलानी को, नायक दीपक सिंह को, सिपाही गुरतेज सिंह को, सभी को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। तो वीर चक्र का पुरस्कार किसे मिला? नायब सूबेदार नुदरम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह, इन सभी को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। कीर्ति चक्र का पुरस्कार किसे मिला? तो इसे कीर्ति चक्र का पुरस्कार सूबेदार संजीव कुमार को मिला। इन्हें भी मरणोपरांत ही मिला। तो सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र का पुरस्कार मिला। ये 04 पैरा स्पेशल फोर्स के जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एक ऑपरेशन हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला। तो 04 पैरा स्पेशल फोर्स जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में ऑपरेशन के कारण इन्हें यह कीर्ति चक्र का पुरस्कार मिला मरणोपरांत। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, यूनेस्को ABU पीस मीडिया पुरस्कार। तो यूनेस्को ABU पीस मीडिया पुरस्कार 2021 दिया गया। तो याद रखेंगे यूनेस्को ABU पीस मीडिया पुरस्कार 2021 मिला। ABU का मतलब होता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ABU का मतलब होता है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। किस पहल के तहत पुरस्कार का वितरण किया गया? तो टुगेदर फॉर पीस, याद रखेंगे टुगेदर फॉर पीस अर्थात T4P पहल के तहत इस पुरस्कार का वितरण हुआ। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इस यूनेस्को ABU पीस मीडिया पुरस्कार का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। याद रखेंगे, तो इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। याद रखेंगे। अब है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे को किस श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला? तो दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे को किस श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला? तो लिविंग वेग विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत। याद रखेंगे कि दूरदर्शन के कार्यक्रम डेफिनेटली लीडिंग द वे को लिविंग वेग विद सुपर डाइवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला। ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज, तो ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स को किस श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला? तो इसे प्रकृति के साथ नैतिक और सतत प्रबंध के श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला। तो ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स को प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध के श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला। पुरस्कार का वितरण कब किया गया? तो 17 नवंबर 2021 को। पुरस्कार का वितरण 17 नवंबर 2021 को किया गया।
डेफिनेटली लीडिंग द वे विकलांग बच्चे की प्रेरक यात्रा का वर्णन है। तो डेफिनेटली लीडिंग द वे में विकलांग बच्चे की प्रेरक यात्रा का वर्णन है। इसके निर्माता और निर्देशक कौन हैं? तो दूरदर्शन दिल्ली के कार्यक्रम प्रबंधक प्रदीप अग्निहोत्री। इसके निर्माता और निर्देशक दूरदर्शन दिल्ली के कार्यक्रम प्रबंधक प्रदीप अग्निहोत्री हैं। लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स, लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स बंगाल की खाड़ी के तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक तटीय शहर जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो उसके किनारे रहने वाले मछली पकड़ने वाले एक समुदाय की कहानी है। तो याद रखेंगे यह जो लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ्स है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक तटीय शहर विशाखापट्टनम के किनारे रहने वाले मछली पकड़ने वाले एक समुदाय की कहानी है। इसके निर्माता और निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्माता और निर्देशक ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम प्रबंधक मोनिका गुलाटी हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम प्रबंधक मोनिका गुलाटी इसके निर्माता और निर्देशक हैं। अगला करंट अफेयर्स है, प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 16 नवंबर 2021 को। इसके लिए घोषणा 16 नवंबर 2021 को की गई। यह कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो 10वें व्यक्ति हैं। याद रखेंगे कि ये जो पुनीत राजकुमार हैं कर्नाटक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले ये कर्नाटक के 10वें व्यक्ति हैं। आखिरी बार साल 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार आखिरी बार किसे प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 2021 में, वर्ष 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को 46 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से निधन हो गया था। तो याद रखेंगे कि पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर 2021 को 46 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से, अर्थात जो हार्ट था उसमें अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। और यह पुरस्कार पाने वाले ये 10वें व्यक्ति हैं कर्नाटक के। अगला है करंट अफेयर्स, हॉट एयर बैलून का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वाराणसी में। तो वाराणसी में हॉट एयर बैलून का आयोजन किया गया। कब आयोजन किया गया? तो 17 नवंबर 2021 से लेकर 19 नवंबर 2021 तक। तो हॉट एयर बैलून का आयोजन वाराणसी में 17 नवंबर 2021 से लेकर 19 नवंबर 2021 तक किया गया। यह कितनी ऊंचाई तक लोगों को ले जाएगा? तो 1000 फीट तक। तो यह लोगों को 1000 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काशी के सुंदर दृश्यों का ऊंचाई से आनंद। तो इसके माध्यम से लोग जो काशी और वाराणसी है तो उसके सुंदर दृश्यों का आनंद ऊंचे स्थानों पर से लेंगे। अगला करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट, वर्ष 2021 का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगा। तो याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2021 का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण किस दिन लगा? तो 19 नवंबर 2021 को। किस दिन यह चंद्र ग्रहण लगा? तो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को। कितने वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया? तो 580 बरस के बाद। तो ऐसा संयोग 580 बरस के बाद आया। पीयूष गोयल ने एक खुलासा किया कि भारत बड़े पैमाने पर FDI आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो याद रखेंगे कि पीयूष गोयल ने क्या खुलासा किया कि भारत को बड़े पैमाने पर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की क्षमता है।
वर्ष 2025 तक 120 से 160 अरब डॉलर की वार्षिक एफडीआई आकर्षित करने की भारत के पास क्षमता है। किस सम्मेलन के दौरान यह खुलासा किया गया? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर CII राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण के दौरान। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर CII राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण के दौरान इसका खुलासा किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है, इसके आने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 मनाया गया। तो नेशनल प्रेस डे 2021 मनाया गया। तो नेशनल प्रेस डे अर्थात राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 मनाया गया। कब? 16 नवंबर 2021 को। 16 नवंबर 2021 को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूक करना। तो लोगों को प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाया गया। इसको मनाने का कारण क्या है? तो इसको मनाने का कारण है कि 16 नवंबर 1966 ईस्वी को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। तो 16 नवंबर 1966 ईस्वी को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। इसी कारण 16 नवंबर को यह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला है, पहला ऑडिट दिवस मनाया गया वर्ष 2021 में। तो वर्ष 2021 में भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। ऑडिट दिवस कब? 16 नवंबर 2021 को। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में इसका संबोधन किया गया। तो यह ऑडिट दिवस कैग जो काम करता है उसी के काम को उजागर करने के लिए कि ईमानदारी से काम करता है कैग, तो इसी कारण यह 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया। याद रखेंगे, कैग। अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने शुरू किया अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान। तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की। जनवरी 2021 के मध्य तक चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वैसली गोलोबनीन पर उतरे। तो जनवरी 2021 के मध्य तक चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वैसली गोलोबनीन पर उतरे। इस वैज्ञानिक अभियान के तहत 2 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस वैज्ञानिक अभियान के तहत कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो 2 कार्यक्रम। पहला जो कार्यक्रम है वह भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शुरू किया गया। यह कार्यक्रम अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद करेगा। तो पहला जो कार्यक्रम किया गया शुरुआत, वह भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शुरू किया गया, जिसके तहत अतीत में भारत और अंटार्कटिका के बीच की कड़ी का पता लगाने में मदद होगा। दूसरा जो कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम मैत्री के पास 500 मीटर बर्फ के कोर को ड्रिल करने के लिए टोही सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य का यह काम शुरू किया गया। तो दूसरा कार्यक्रम था मैत्री के पास 500 मीटर बर्फ के कोर को ड्रिल करने के लिए टोही सर्वेक्षण और प्रारंभिक कार्य की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम समुद्री बर्फ, समुद्री बर्फ और एकल जलवायु से ग्रीन हाउस गैसों और पश्चिमी हवाओं से अंटार्कटिक जलवायु की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। याद रखेंगे कि यह जो कार्यक्रम है वह समुद्री बर्फ और एकल जलवायु से ग्रीन हाउस गैसों और पश्चिमी हवाओं से अंटार्कटिक जलवायु की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस अभियान से क्या लाभ है? तो इस अभियान से और सारी कुछ लाभें हैं। जैसे इस अभियान से और लाभ क्या क्या है? तो मैत्री और भारती में स्थापित
लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रख रखाव के लिए ईंधन भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी होगी। तो इस अभियान से और लाभ है कि मैत्री और भारती में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रख रखाव के लिए ईंधन भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगी। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1981 में। तो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत 1981 में हुई थी। इस कार्यक्रमों में अंटार्कटिका में बने अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन कौन कौन बनाए गए? तो इन कार्यक्रमों के लिए अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए गए। एक दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में बनाया गया 1983 ईस्वी में। दूसरा मैत्री जो कि 1988 ईस्वी में बनाया गया। और तीसरा भारती जो कि 2012 में बनाया गया। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन किसके द्वारा किया गया? तो किया जाता है। तो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा के द्वारा किया जाता है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। IEA ने अपने बयान में 30% मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को शून्य उत्सर्जन में बदलने की ज़रूरत बताई। तो IEA ने अपने बयान में 30% मीथेन उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को शून्य उत्सर्जन में बदलने की ज़रूरत बताई। कब तक बताई की ज़रूरत है? तो वर्ष 2030 तक। याद रखेंगे, IEA ने इसे वर्ष 2030 तक ज़रूरत बताई। IEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग। IEA का मतलब होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया? तो 5 नवंबर 2021 को। 5 नवंबर 2021 को। इस स्टेशन का पहले क्या नाम था? तो इस स्टेशन का पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का पहले नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया। कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 15 नवंबर 2021 को। तो याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक एवं पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। याद रखेंगे कि नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से ये एक थी और पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध थी। इनका जो पहला उपन्यास था वह कौन था? तो 1 इंच मुस्कान, जो कि 1961 में लिखा गया। तो इनका पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान था, जो कि 1961 में लिखा गया। जबकि दूसरा कौन था? आपका बंटी था। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था। तो मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है, VVI, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। तो प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 15 नवंबर 2021 को।
15 नवंबर 2021 को। कितने बरस की उम्र में? तो 99 बरस की उम्र में। याद रखेंगे कि बाबा साहेब पुरंदरे का निधन 15 नवंबर 2021 को 99 बरस की उम्र में हुआ। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 2019 में इन्हें पद्म विभूषण से पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला वर्ष 2019 में। अगला करंट अफेयर्स है, बिरसा मुंडा जयंती 2021 मनाया गया। बिरसा मुंडा जयंती वर्ष 2021 मनाया गया और इस जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया? तो 15 नवंबर 2021 को। 15 नवंबर 2021 को 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड के रूप में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और इस प्रकार एक नए राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था झारखंड। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की भी घोषणा हुई। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। याद रखेंगे कि इसी कारण 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि 15 नवंबर 1875 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और इसी नाम से एक संग्रहालय की भी स्थापना रांची में हुई, भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय। ये जो इस संग्रहालय का क्या नाम है? इस संग्रहालय का नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड। तो इस संग्रहालय का नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड। याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वाइस एडमिरल हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष बने। तो वाइस एडमिरल हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष बने। ये अपना पद कब संभालें? तो 30 नवंबर 2021 को इन्होंने अपना पद 30 नवंबर 2021 को संभाला नौसेना अध्यक्ष के रूप में। ये किसकी जगह नौसेना अध्यक्ष बने? तो करमबीर सिंह की जगह। तो करमबीर सिंह की जगह ये हरि कुमार भारतीय नौसेना के अध्यक्ष बनाए गए 30 नवंबर 2021 को। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है। तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया। साइबर तहसील बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि साइबर तहसील बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। अगला करंट अफेयर्स है, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत, अमेरिका और चीन के बाद अंग दान करने में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत, अमेरिका और चीन के बाद अंग दान करने के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2010 ईस्वी से अंग दान दिवस मनाया जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2030 से अंग दान दिवस मनाया जा रहा है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि भारतीय रेलवे ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि 141 मीटर ऊंचा है उसका निर्माण कर रहा है। तो भारतीय रेलवे ने मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि 141 मीटर की ऊंचाई पर है उसका निर्माण किया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई 111 किलोमीटर है। और इस पुल को कहाँ से कहाँ तक निर्माण किया गया? तो जीरीबाम से लेकर इम्फाल तक। तो इस पुल का निर्माण
जिरीबाम से लेकर इम्फाल तक किया जा रहा है। यह पुल किसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? तो ऊंचाई के लिहाज से यह जो पुल है यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट जो कि 139 मीटर ऊंचा है उसके रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वर्ष 2023 में 23 के दिसंबर में इसका काम पूरा हो जाएगा। तो इसने ऊंचाई के लिहाज से यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है तो उसके रिकॉर्ड को यह तोड़ देगा और वर्ष 2023 में 23 के दिसंबर में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भारतीय रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ देगी। तो भारतीय रेलवे की यह महत्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ देगी। अगला करंट अफेयर्स है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इस जुर्माने का क्या कारण है? तो इस जुर्माने का कारण है रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी के कारण। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी के कारण आरबीआई ने एसबीआई पर जुर्माना लगाया। जुर्माना कब लगाया? तो 16 नवंबर 2021 को। यह जो जुर्माना लगाया वह 16 नवंबर 2021 को लगाया। अगला करंट अफेयर्स है, बीएसएफ रेजिंग डे 2021 मनाया गया। बीएसएफ स्थापना दिवस। तो बीएसएफ स्थापना दिवस 2021 मनाया गया। याद रखेंगे कब मनाया गया? 1 दिसंबर 2021 को। 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया गया। यह बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस था। यह बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस था। क्योंकि बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। इसी के कारण बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर 2021 को मनाया गया। अगला करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट, स्काई रूट ने किया भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्काई रूट ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का परीक्षण किया। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह 100% 3D प्रिंटेड से बनाया गया। यह 100% 3D प्रिंटेड क्या है? तो रॉकेट इंजन है। यह पूरी तरह से 100% भारत में निर्मित है, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है 100%। इसका नाम इसरो के तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसरो के तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर रखा गया। विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का यह प्रदर्शन करेगा। तो विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के उच्च चरण का यह प्रदर्शन कर रहा है। पिक्सल 1 उपग्रह 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो इसका पिक्सल 1 उपग्रह वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अर्थात नेशनल मिल्क डे मनाया गया। तो राष्ट्रीय दूध दिवस 2021 मनाया गया अर्थात नेशनल मिल्क डे 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2021 को। 26 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे मनाया गया। यह नेशनल जो मिल्क डे मनाया गया था पहली बार कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2014 को। तो यह नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर 2014 को पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया गया? तो 26 नवंबर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। जो 26 नवंबर है वह श्वेत क्रांति के जनक
डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। इसी कारण 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक साल 1 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर को, लेकिन यदि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को। इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने और इसके बिक्री पर रोक लगा दी है कि उत्तर कोरिया ने कहा है कि जो आम जनता है वह उत्तर कोरिया में चमड़े की बने हुए कोट नहीं पहनेंगे और साथ ही साथ उसको बेचेंगे भी नहीं। इस पर रोक लगा दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रायसी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रायसी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये अहमद नसीर अल रायसी वर्तमान में किस पद पर हैं? तो ये वर्तमान में यूएई के गृह मंत्रालय में महानिरीक्षक है। तो ये अहमद नसीर अल रायसी वर्तमान में यूएई के गृह मंत्रालय में महानिरीक्षक है। ये कितने समय के लिए अध्यक्ष रहेंगे? तो कुल 4 वर्षों के लिए। तो कुल 4 वर्षों के लिए ये इंटरपोल के अध्यक्ष रहेंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रखेंगे कि इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इंटरपोल के 2021 के अध्यक्ष पद का चुनाव कहाँ पे होगा? कहाँ पे हुआ? तो तुर्की के इस्तांबुल में। तो इंटरपोल के जो 2021 का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ वह तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कि 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सनत तांती, जो कि एक असमी कवि थे, उनका 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सनत तांती, जो कि एक असम भाषा के कवि थे, 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला था? तो वर्ष 2016 में। तो इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार वर्ष 2016 में मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो कैलोइर दिनतो अमार होबो पुस्तक के लिए। तो याद रखेंगे कि सनत तांती को कैलोइर दिनतो हमार होबो अर्थात कल का दिन हमारा होगा, इस पुस्तक कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 2016 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। 2012 में उप भविष्य निधि आयुक्त पद से ये क्या हुए थे? तो रिटायर हुए थे। तो 2012 में ये सनत तांती उप भविष्य निधि आयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। अगला करंट अफेयर्स है, बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये बांग्लादेश के T20 कप्तान हैं। वर्तमान में ये बांग्लादेश के T20 के कप्तान हैं। इन्होंने अपना टेस्ट कैरियर का आगाज़ कब से किया था? तो वर्ष 2009 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो याद रखेंगे कि महमूदुल्लाह रियाद ने अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत वर्ष 2009 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शुरुआत किया। अगला करंट अफेयर्स है, भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती, तो उसका 15वां संस्करण मालदीव में आयोजन किया। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवर्षीय त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती जिसका 15वां संस्करण था, उसका आयोजन कहाँ पे किया? तो मालदीव में। वर्ष 2021 दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का
30वां वर्ष है। तो जो वर्ष 2021 में मनाया गया दोस्ती अभ्यास, तो यह कौन सा संस्करण था? 15वां। और यह कितनावां वर्ष है? तो 30वां वर्ष है। यह अभ्यास कब से कब तक चला? तो 20 नवंबर 2021 से लेकर 25 नवंबर 2021 तक। तो यह अभ्यास 20 नवंबर 2021 से लेकर 25 नवंबर 2021 तक चला। इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है? तो तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग बनाना, आपसी परिचालन क्षमता बढ़ाना और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग बनाना, आपसी परिचालन की क्षमता बढ़ाना और इंटरऑपरेबिलिटी की शक्ति को बढ़ाना। इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई? तो 1991 ईस्वी में। इस अभ्यास की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटों के बाद अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखेंगे, जो मैग्डालेना एंडरसन थी, ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ये किस पार्टी की थी? तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, याद रखेंगे। इससे पहले पद, ये कौन से पद पर थी? तो ये स्वीडन की फाइनेंस मिनिस्टर थी। तो इससे पहले मैग्डालेना एंडरसन स्वीडन की वित्त मंत्री थी। ये किसके जगह प्रधानमंत्री बनी थी? तो स्टीफन लोफवेन की जगह। ये स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनी थी। इनके इस्तीफे का कारण क्या था? तो संसद में बजट के प्रस्ताव पर ये पराजित हो गई थी। तो संसद में बजट के प्रस्ताव पर ये पराजित हो गई थी, इसी कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगला करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जोफ एलार्डिस को आईसीसी का अस्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जोफ एलार्डिस को आईसीसी का अस्थायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ बनाया है। इसके पहले ये पद कौन से पद पे थे? तो अंतरिम सीईओ थे। इसके पहले ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतरिम सीईओ पद पर थे। 8 सालों तक ये आईसीसी के महाप्रबंधक रहेंगे। याद रखेंगे, ये 8 सालों तक आईसीसी के महाप्रबंधक भी थे। करंट अफेयर्स है, भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले नोवी कापाडिया का लंबे समय की बीमारी के बाद निधन हो गया। तो भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से जाने पहचाने वाले नोवी कापाडिया का लंबे समय की बीमारी के बाद निधन हो गया। किनका? नोवी कापाडिया। याद रखेंगे, नोवी कापाडिया ये फुटबॉलर थे। कितने उम्र में इनका निधन हुआ? तो ये 68 वर्ष की उम्र में। इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहा जाता था। तो 68 वर्ष की उम्र में नोवी कापाडिया का निधन हो गया। नोवी कापाडिया के द्वारा फुटबॉल के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई थी। तो नोवी कापाडिया ने फुटबॉल के संबंध में एक पुस्तक भी लिखा था। उस पुस्तक का क्या नाम था? तो इस पुस्तक का नाम है बेयरफुट टू बूट्स। उस पुस्तक का नाम है बेयरफुट टू बूट्स। इस किताब में भारतीय फुटबॉल और उसके इतिहास के बारे में जानकारी लिखी गई है। तो इस किताब में भारतीय फुटबॉल और उसके इतिहास के बारे में जानकारी लिखी गई है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्हें और कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो भारतीय बैडमिंटन महासंघ के द्वारा वर्ष 2018 में इन्हें
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय बैडमिंटन महासंघ के द्वारा भी इन्हें वर्ष 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। ये दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी थे और ये पहले विश्व चैंपियन भी हैं। तो याद रखेंगे, ये दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं और पहले विश्व चैंपियन भी हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुरलीधर पांडे की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मुरलीधर पांडे की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीना और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक बढ़ गया? तो 17 नवंबर 2021 से लेकर 30 जून 2023 तक। तो इनका कार्यकाल 17 नवंबर 2021 से 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड-19 ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड-19 ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इम्पोर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह एक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। इसमें कुल 12 सत्रों का आयोजन हुआ और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हुए। तो इसमें 12 सत्र थे और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हुए। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया वर्ष 2021 में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जारी किया गया, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? इंदौर को, लगातार 5वीं बार। तो इंदौर लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्थान स्वच्छ शहर में किसे मिला? तो सूरत को और तीसरा विजयवाड़ा को, याद रखेंगे, तीसरा विजयवाड़ा को। सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे बताया गया? तो वाराणसी को। सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे बताया गया? तो वाराणसी को। और दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा शहर मुंगेर और तीसरा पटना, दोनों बिहार में हैं। तो दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन बताया गया? मुंगेर को और तीसरा पटना को। सबसे स्वच्छ राज्य किसे बताया गया? तो छत्तीसगढ़ को। तो सबसे स्वच्छ राज्य कौन बताया गया? छत्तीसगढ़ को। और सबसे स्वच्छ राज्य में दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। ये जो सबसे स्वच्छ राज्य थे 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में। तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य किसे बताया गया? तो झारखंड को। तो 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे पहले स्थान पर किसे बताया गया? किस राज्य को? तो झारखंड को। इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा और तीसरे स्थान पर गोवा रहा। तो इस श्रेणी में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में पहले स्थान पर झारखंड, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर गोवा रहा। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला? तो इंदौर को मिला और दूसरा सूरत को। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर कौन रहा?
तो इंदौर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सूरत रहा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर किसे बताया गया? तो महाराष्ट्र का बीटा, और दूसरा लोनावाला, और तीसरा ससवाड़। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर किसे बताया गया? तो महाराष्ट्र के बीटा को, और महाराष्ट्र के ही लोनावाला दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र का ससवाड़ तीसरे स्थान पर रहा। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे बताया गया? तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे बताया गया? तो अहमदाबाद छावनी बोर्ड को, और इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर मेरठ छावनी बोर्ड रहा और तीसरे स्थान पर दिल्ली छावनी बोर्ड रहा। तो याद रखेंगे कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड किसे बताया गया? तो अहमदाबाद छावनी बोर्ड को, और दूसरे स्थान पर रहा इस श्रेणी में मेरठ छावनी बोर्ड, तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली छावनी बोर्ड। इस सर्वेक्षण में कुल कितने शहर को शामिल किया गया? तो 4320 शहरों को। तो इस सर्वेक्षण में कुल 4320 शहरों को शामिल किया गया। इस साल 342 शहरों को 2018 में 56 की तुलना में कुछ स्टार रेटिंग के तहत प्रमाण पत्र दिए गए। इसमें 9 5 स्टार शहर, 166 3 स्टार शहर और 167 1 स्टार शहर शामिल हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का यह कौन सा संस्करण था? तो छठा संस्करण था। याद रखेंगे, यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण था वह छठा संस्करण था। दुनिया का यह सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया। तो भारत का यह जो स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है, इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया। अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय सेना की बढ़ी ताकत। नौसेना में शामिल हुआ INS विशाखापट्टनम। तो भारतीय सेना की ताकत बढ़ी, नौसेना में क्या कौन शामिल हुआ? तो INS विशाखापट्टनम। कब शामिल किया गया? तो 21 नवंबर 2021 को। इसे 21 नवंबर 2021 को शामिल किया गया। इसका निर्माण कहाँ पे किया गया? तो नेवी डॉकयार्ड मुंबई मझगांव। तो याद रखेंगे कि मझगांव डॉकयार्ड मुंबई के नेवी संस्थान में इसे निर्माण किया गया। INS विशाखापट्टनम के बारे में थोड़ा हम लोग देखें तो INS विशाखापट्टनम यह 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A के तकनीक के उपयोग के द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A के तकनीक का उपयोग करके किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 163 मीटर। इसकी कुल लंबाई 163 मीटर है। यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का काम करेगा। अगला है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर अर्थात एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? तो 17 नवंबर 2021 को। तो इसका उद्घाटन 17 नवंबर 2021 को किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। तो इसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। इसका विकास किसने किया? तो भेल ने। इसका विकास भेल ने किया, अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के कौन से प्लांट? हरिद्वार प्लांट ने। तो इसका विकास भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अर्थात भेल के हरिद्वार प्लांट में किया गया। नोएडा में कहाँ पर इसे बनाया जा रहा है? तो सेक्टर 16 में। तो नोएडा में इस टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो सेक्टर 16 में। कितने क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा? तो 400 वर्ग मीटर में। 400 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है,
गुरु नानक जयंती 2021 मनाया गया। तो गुरु नानक जयंती 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 19 नवंबर 2021 को। तो 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती मनाया गया। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। ये जो गुरु नानक थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे। इसीलिए उनकी जयंती को सिख धर्म में प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये गुरु नानक देव जो थे वे सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे और उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसीलिए उनकी जयंती को सिख धर्म में प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में गुरु नानक का कौन सा जन्मदिन मनाया गया? तो 552वां। तो वर्ष 2021 में गुरु नानक देव का 552वां जन्म दिवस मनाया गया। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब के तलवंडी में। उस समय जो पंजाब था वह जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उस समय भारत में ही था। तो पाकिस्तान के तलवंडी में रावी नदी के किनारे हुआ था और इस समय इस तलवंडी का क्या नाम है? तो ननकाना साहिब। याद रखेंगे, वर्तमान समय में इस तलवंडी का नाम है ननकाना साहिब। तो 1469 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पाकिस्तान के पंजाब में तलवंडी में रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था, जिस जगह का वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला करंट अफेयर्स है। सिडनी वार्ता में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी लोकतांत्रिक देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। तो सिडनी वार्ता में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी लोकतांत्रिक देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। कब आग्रह किया? तो 18 नवंबर 2021 को। 18 नवंबर 2021 को आग्रह किया। अगला करंट अफेयर्स है। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में कितने डॉलर प्राप्त हुए? तो 87 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। तो वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में 87 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। भारत को प्रेषण में प्राप्त हुए 87 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा स्रोत कौन था? तो अमेरिका। अर्थात अमेरिका से सबसे ज़्यादा ये प्रेषण की प्राप्ति हुई। वर्ष 2022 में 3% बढ़कर 89.6 बिलियन डॉलर का अनुमान बताया गया। तो भारत के प्रेषण में बढ़ोतरी वर्ष 2022 में कितना बताया गया? तो 3% बढ़कर 89.6 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण में 7.3% होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। याद रखेंगे। और इस प्रकार भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण में 7.3% होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। और इस प्रकार भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया। तो ये तो था हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू और आगे देखेंगे और एक एक चीज़ बारीकी से समाप्त करेंगे। इससे बाहर कहीं से भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।